दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि बेसिक मैथ में हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री के बारे में सीख रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में चल रहा है, जिसमें हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा, उसकी परिभाषा के बारे में जाना, जो उसकी बेसिक जो जानकारी थी उसके बारे में हमने जाना। अब टाइप्स की बात कर ले तो क्वाड्रिलेटरल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम के बारे में मैंने चर्चा किया था। दोस्तों उसी टाइप्स में से आज जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुज, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। यदि अभी तक आपने क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो घबराइएगा नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, यदि बेसिक मैथ जो कि सबके लिए जरूरी है, सारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, चाहे वो स्टूडेंट जूनियर हो या सीनियर हो, बेसिक चीज का जानना बहुत जरूरी होता है। तो यदि आपसे कोई वीडियो मिस हो गया है, बेसिक मैथ को अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इसी चैनल पे अर्थात मैथमेटिक्स 2.0 पे, जिसे पे आप हमको देख पा रहे हैं, इसी चैनल पे बेसिक मैथ का प्लेलिस्ट बन गया है। आप वहां से जाके एक एक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, जहां आपको बिल्कुल शुरुआत से बताया गया है कि मैथ क्या है, मैथ की भाषा क्या है, कैसा होता है मैथ्स, क्या क्या चीज पढ़ना है, इन तमाम चीजों के बारे में आपको चर्चा किया गया है। और बिल्कुल जीरो से अर्थात उसमें बिल्कुल शुरुआत से आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आप आसानी से एक एक वीडियो को अगर आप देखें, सीखने समझने का प्रयास करें तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। और कहावत है और आप लोगों को पता है कि अगर घर को मजबूत बनाना है तो घर का पहले जो बेस हो अर्थात जिसको आप नींव कहते हैं, तो नींव जो होना चाहिए वह मजबूत होना चाहिए। तो मैथ में अगर एक्टिव होना है, परफेक्ट बनना है, तो पहले बेसिक जो चीज है उसे मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए इसी चैनल पे ना यह एक मुहिम चालू किया गया है, चलाया जा रहा है कि आपका बेसिक मैथ भी कंप्लीट हो जाए। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 2 दिन से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिस वजह से वीडियो एक ही अपलोड हो पा रहा है, और वो भी कल नहीं हो पाया था। कल मैंने आपको मैसेज दे दिया था कि किसी कारणवश, और कारण यही था कि मैं अस्वस्थ हूँ, थोड़ा सा बारिश में भीग गया था, जिस वजह से थोड़ा सा सर्दी और खांसी साथ ही साथ थोड़ा सा फीवर हो गया था। इसी बीच में हम कोरोना वैक्सीन का जो सेकेंड डोज जो होता है, फर्स्ट डोज तो मैंने ले लिया था बहुत पहले, जून में ही, मई जून में मैंने ले लिया था। सेकेंड डोज का भी टाइम हो गया था कोरोना वैक्सीन का, तो मैंने सेकेंड डोज भी कल ही ले लिया, जिसके कारण थोड़ा सा फीवर हो गया, थोड़ा सा तकलीफ हुई। लेकिन मैं अभी ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, बहुत ज्यादा तो स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 70% मैं ठीक हूँ। इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बेसिक मैथ के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों 1 मिनट में आप लोग से बात करना चाहूंगा। यदि आप भी एलिजिबल हैं और अभी तक आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है, आप जरूर ले लीजिए। अगर आप कोरोना को हराना चाहते हैं और यदि आप एलिजिबल हैं तो वैक्सीन को जरूर ले लीजिए, वह बिल्कुल सुरक्षित है। जो भी अफवाह आपके सामने समाज द्वारा या आसपास पड़ोसियों द्वारा या किसी भी आपत्तिजनक तथ्य जो होते हैं उनके द्वारा अगर उड़ाया जा रहा है वैक्सीन के बारे में, वो सबके सब मिथक है और साथ ही साथ बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो सब झूठा है। वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन नेसेसरी है, बिल्कुल जरूरी है, आप वैक्सीन को जरूर ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में, और अगर वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो इसी बीच में हम रेक्टेंगल के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जरूर आप आज कुछ अच्छा सीखिएगा। सबसे पहले एक हम फिगर तैयार कर लेते हैं अपना, इसका नामकरण कर लेते हैं A, B, C और D। ठीक है दोस्तों, देखिए चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वैसा बंद आकृति यानी वैसी बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी रहती है, जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी रहती है, यानी वो जो फिगर होता है वो बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। आप लाइन का भी यूज कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन लोग यूज करता है, बोलता है, कर सकते हैं। मैं तो उस बात को काटूंगा नहीं, लेकिन मैं ज्यादातर जो वोट देता हूं अपना 100% जो मैं वोट देता हूं मैं लाइन सेगमेंट को देता हूं, क्योंकि जो भी क्लोज फिगर होता है ना, अगर उस आकृति की बात की जाए, इस फिगर की बात की जाए, तो होगा BC, AB, CD, ये सब के सब क्या है, लाइन सेगमेंट ही है, अर्थात रेखाखंड ही है। और जो भी बंद आकृति जो बनती है ना, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, बहुभुज हो, वो सब के सब लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं। हाँ, अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, जिस वजह से लाइन का लोग बहुत लोग यूज करता है कि 4 सीधी रेखाओं से मिलकर बनना। खैर, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ज्योमेट्री के शुरुआत में ही मैंने लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में डिफरेंस आपको अच्छे से बता दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको बात क्या बताया कि वैसा बंद आकृति जो 4 रेखाखंडों से मिलकर बना रहता है वह क्या होता है, चतुर्भुज होता है, और वह हमारा समतल आकृति होता है। समतल आकृति का मतलब प्लेन फिगर, कहने का मतलब इसमें लेंथ और ब्रीथ होता है, थिकनेस नहीं होता है। साथ ही साथ दोस्तों उसके 4 कोण होते हैं। अगर एंगल की बात की जाए तो उसके 4 कोण होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। चारों कोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स
इन उनके चारों कोणों का योग का मान कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। हम चतुर्भुज के बारे में आपको बता रहे हैं दोस्तों। साथ ही साथ एंगल 4 हो गए, चारों कोणों का मान कितना हो गया, योग 360 डिग्री हो गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो उसके 4 वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, शीर्ष जो बिंदु होती हैं वो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। रेखाखंडों की बात की जाए तो भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, समझा रखा है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया, जानना भी जरूरी है। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरेललोग्राम होता क्या है, समानांतर चतुर्भुज हमारा होता क्या है। तो समानांतर चतुर्भुज भी क्या है, एक प्रकार का चतुर्भुज ही है और उसी का यह हिस्सा है। उसी की प्रकार में जो 5 प्रकार के हमारे पास चतुर्भुज होते हैं उसी में एक प्रकार पैरेललोग्राम अर्थात समानांतर चतुर्भुज का आता है। तो पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज भी हमारा क्या हुआ, एक चतुर्भुज ही हुआ, जिसमें इसके जो अपोजिट जो साइड होते हैं यानी जो आमने सामने की जो भुजा होती है, जैसे मैं भुजा AB की बात करूं और भुजा DC की बात करूं, ये दोनों अपोजिट साइड है, एक दूसरे के आमने सामने है। यह भुजा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं अर्थात उसके समानांतर होती हैं। पैरेलल होती है मतलब समानांतर होती हैं। साथ ही साथ यह दोनों क्या होती हैं, इक्वल भी होती हैं, आपस में समान भी होती हैं। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर हम पैरेलल की बात करें, पैरेलल लाइन क्या होता है, जो कभी एक दूसरे को टच न करे, बाइसेक्ट न करे, छुए नहीं, काटे नहीं, वह क्या हो जाता है, हमारा पैरेलल लाइन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे जो ट्रेन जिस पटरी पे जो चलती है, पटरी एग्जाम्पल। और वैसे भी मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा रखा है बेसिक ज्योमेट्री में, तो आप जरूर वहां से सीखे होंगे, जाने होंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। बस इतना याद रखना है कि यह कभी एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट नहीं करता है, छूता नहीं है, काटता नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है। यह बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे एकदम आगे बढ़ते चला जाता है, वही हमारा पैरेलल लाइंस होता है। तो जब हम DC को और AB को अगर इसके अपने अनुसार अगर इसको हम बढ़ाएं, इसको इधर बढ़ा दिया इसको, तो ये कभी एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, काटेंगे नहीं, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इस स्थिति में हम कहते हैं कि यह AB जो है DC का क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है ना, अर्थात पैरेलल होती हैं। उसी तरह DA या AD पैरेलल आप BC कह सकते हैं, अर्थात ये भी तो अपोजिट साइड जो है ना, यानी इसके अपोजिट में ये वाला साइड, इसके अपोजिट में ये वाला साइड, अर्थात ये भी आमने सामने का आपका क्या हुआ, रेखाखंड हुआ या भुजा हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी भुजाएं जो होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। आगे की बात की जाए दोस्तों तो इक्वल भी होता है, अर्थात अगर यह मान लीजिए कि AB हमारा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो CD या DC भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। मीन्स हम आपको यहां से क्या बताना चाहते हैं कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा क्या हो जाती है, समानांतर होती हैं। अर्थात यहां से हम लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, अर्थात AB जो है DC के समानांतर में है। एंड 2 नंबर में AB इक्वल टू द DC, AB जो है DC के इक्वल भी है, यानी उसके समान भी है, उसके बराबर भी है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। उसी तरह बाबू यहां से AD जो होगा हमारा, यह पैरेलल होगा BC का, और AD जो होगा यह बराबर हो जाएगा BC का। पैरेलल बराबर यानी समानांतर और बराबर हो गया, समानांतर बराबर हो गया। ठीक है, हमने इसके बारे में जाना। साथ ही साथ दोस्तों मैं अगर आगे की बात करूं तो इसमें भी 4 जो होते हैं इसके वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, शीर्ष बिंदु होती है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और ये क्वाड्रिलेटरल वैसे भी है, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल्स का अंग है, 4 भुजाओं वाला क्षेत्र है, 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र है, या 4 रेखाखंड से घिरा हुआ क्षेत्र है, तो 4 तो वर्टेक्स पॉइंट होंगे ही, निश्चित ही होंगे। इसमें 4 कोण भी होते हैं, जैसे कोण ये इसका क्या हुआ, एंगल हुआ, कोण हुआ। अब मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा इसके अपोजिट साइड का एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। यानी आमने सामने का जो कोण जो होता है ना, यह इक्वल होता है, बराबर होता है। मीन्स हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू द एंगल C, एंगल A इक्वल टू द एंगल C। एंड हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल AB बराबर एंगल D, अर्थात आमने सामने का जो कोण जो होता है यानी अपोजिट साइड एंगल ऑलवेज भी इक्वल यानी बराबर होता है, उसके आमने सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ और टॉपिक के बारे में चर्चा की जाए, कुछ बात की जाए आगे की दोस्तों, तो एक ही भुजा पे, या उसको आप एडजेसेंट एंगल कह सकते हैं या आसन कोण कह सकते हैं,
जो कोण जो होते हैं, ठीक है ना, जो आधार बेसिस पे बने या माने एक ही भुजा पे दो अलग अलग लाइनों से जो कोण बनते हैं एक ही बेसिस पे बनते हैं, जिसको आप एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इस कंडीशन में एंगल ए और एंगल बी का योग जो होता है ना वह 180 डिग्री का हो जाता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। यानी आधार के बने दोनों कोणों का योग कितना हो जाता है, 180 डिग्री का हो जाता है। यानी एंगल ए यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब जोड़ेंगे इसका मान कितना होगा, 180 होगा। उसी तरह एंगल डी और एंगल सी के कोणों का योग कितना हो जाएगा, वो भी कितना होगा, 180 होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर सी और बी की बात करें तो ये भी 180 होगा, और डी और ए की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। हमने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा, आमने सामने की भुजा समानांतर और इक्वल होती हैं, अर्थात बराबर हो जाती हैं। आमने सामने का कोण भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आधार में बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, इन तमाम चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा इसके डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। इसके डायगोनल्स की अर्थात इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं। अभी भी थोड़ा सा है, सर्दी का थोड़ा सा प्रकोप है। मान लीजिए कि हमारे पास ये इसका विकर्ण जो है ओ पे एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है। इस स्थिति में बाबू ध्यान रखिएगा, एक इसका डायगोनल यानी एक इसका विकर्ण, अगर विकर्ण एसी की बात करें या इसको दो इक्वल त्रिभुज यानी इसके क्षेत्र में यानी इसके क्षेत्रफल में यानी दो इक्वल एरिया में इसको क्या कर देता है ना, डिवाइड कर देता है। यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। अगर हम एसी डायगोनल ले तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देगा, या बराबर बराबर हिस्सों में बांट देगा। साथ ही साथ अगर हम बीडी की बात करें, डायगोनल बीडी की बात करें तो यह बीसीडी त्रिभुज बीसीडी का जो एरिया होगा वह ए बी डी के त्रिभुज के एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी इस त्रिभुज का एरिया बराबर इस त्रिभुज का एरिया हो जाएगा। उसी तरह इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी डायगोनल कहने का मतलब क्या है, इसको दो हाफ इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जिस पॉइंट पे यह डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है ना, यह डायगोनल के लिए क्या हो जाता है, यह मिड पॉइंट हो जाता है। अर्थात यहां से AO बराबर हो जाएगा OC। यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ये भी दोनों हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। रुकिए मैं मार्कर चेंज करके आपको मैं शो करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ए से, जैसे ये देख पा रहे होंगे आप, ए से O का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस यह क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हिस्से में होंगे। अगर मान लीजिए कि अगर यह 10 सेंटीमीटर का है तो यह भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। कब, जब हमारा AC 20 सेंटीमीटर का होगा तब। इसी तरह मान लीजिए अगर यह हमारा 16 सेंटीमीटर का है, 15 भी थोड़ा सा 7.5 में बांटना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये भी कितना हो जाएगा 8। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हैं। यानी डायगोनल जहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं वह हमारा मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। वह मध्य बिंदु उस डायगोनल को क्या कर देता है ना, दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। अर्थात AO बराबर OC हो गया। उसी तरह OD बराबर या DO बराबर हमारा OB हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि यहां तक आप समझ पा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तमाम चीज क्या था, हमारा पैरेललोग्राम के बारे में था, समानांतर चतुर्भुज में था। एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो होता है ना, आधार गुनी ऊंचाई होता है। हालांकि मैं उसका विश्लेषण इसमें नहीं करने वाला हूं, क्योंकि अभी हम ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी इसके हम कुछ बेसिक जो जानकारी है, जो टाइप्स है, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा, जब चैप्टर वाइज होगा तो उसमें ज्यादा बताना अच्छा रहेगा। फिर भी मैंने जब चर्चा किया तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताने का प्रयास करूंगा। दो भुजाओं के बीच की जो मिनिमम जो दूरी होती है ना, वही ऊंचाई होता है। अर्थात मान लीजिए कि अगर हम D से यहाँ AB पे एक हम कोई लाइन ले लें, ठीक है ना, और यहाँ पे M ले लें, तो DM क्या हो जाएगा ना, DM यानी ये वाला हिस्सा DM यानी यहां से यहां तक DM, दो भुजाएं यानी DC और AB यानी दो जो हमारे पास लाइन या लाइन सेगमेंट के लिए मौजूद है,
आप लाइन सेगमेंट ही कहिए, जो मौजूद है इनके बीच की जो दूरी है ना, यही इसका क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, यानी ऊंचाई हो जाता है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह आप यहां से भी चाहे तो ले सकते हैं ऊंचाई, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे टी ले लीजिए, तो बीटी यहां से क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो दो भुजाओं के बीच की जो मिनिमम दूरी होती है वह हमारा क्या हो जाता है, हाइट हो जाता है, एच। और आधार, यही हमारा ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ए बी क्या हो गया, आधार हो गया। और अगर हम बीटी हाइट लेते हैं तो हमारे पास डीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस स्थिति में जो इसका एरिया निकलता है, यानी क्षेत्रफल जो निकलता है, वह बेस इंटू हाइट निकलता है, यानी आधार गुने ऊंचाई निकलता है। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ पाए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम विश्लेषण करना चाहेंगे रेक्टेंगल के बारे में, लेकिन पहले देख लेते हैं कि वीडियो कितना मिनट का हुआ है। चलिए 15 मिनट का हुआ है। 3-4 मिनट में कोशिश करेंगे हम आपको रेक्टेंगल के बारे में भी समझा देंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। चलिए, हमने समानांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ लिया, इसके जो भी प्रॉपर्टीज थे उसके बारे में हमने आपको पढ़ लिया, समझा दिया। चलिए अब हम रेक्टेंगल के बारे में चर्चा करते हैं। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे ना, तब हम इसके एरिया के बारे में और अच्छे से विश्लेषण करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, ज्यादा अच्छा भी रहेगा। रेक्टेंगल, आयत, ठीक है ना, आयत। ध्यान रखिएगा बाबू, हम आप लोग को सबसे पहले एक फिगर बनाना चाहेंगे। यह ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ और डी हुआ, ठीक है। यह हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल तैयार है, एक आयत तैयार है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि इसमें भी आमने सामने का जो भुजा जो होता है ना, वो क्या होता है ना, पैरेलल होता है, यानी ए बी पैरेलल सी डी। आमने सामने का भुजा क्या हुआ, समानांतर हुआ। एंड इक्वल भी होता है, अर्थात ए बी का जो लेंथ होगा वही लेंथ हमारे पास डीसी का भी लेंथ होगा। यानी प्रॉपर्टी से हमें यह भी पता चला कि यहां से ए बी बराबर सी डी होगा। यानी आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती हैं। याद रखिएगा, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स के लिए या लाइन सेगमेंट के लिए जो आपको कहना है कह सकते हैं, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी आमने सामने की जो भुजा होती है ना वह समानांतर और बराबर होती है। इसी तरह एडी, यहां से हम लिख सकते हैं कि एडी जो होगा वह पैरेलल हो जाएगा आपके सीडी का, और यहां से एडी जो होगा वह बराबर होगा सीडी का, ठीक है। इसमें भी 4 शीर्ष बिंदु बनते हैं और इसके भी 4 कोण होते हैं। इसके भी 4 कोण होते हैं, इसमें भी 4 कोण होते हैं, और इसके भी चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी चारों कोणों को जब जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी प्रत्येक जो कोण जो होता है ना वह 90 डिग्री का होता है। यानी एंगल ए जो होगा ना ये भी 90 डिग्री का होगा, एंगल बी जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा, एंगल सी जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, एंगल डी भी जो होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें ईच एंगल इज 90 डिग्री, यानी प्रत्येक जो कोण जो होता है ना वह 90 डिग्री का होता है, यानी अपोजिट साइड एंगल आर इक्वल। और वैसे भी इसमें सभी कोण तो इक्वल हैं ही, आप ये भी बोल सकते हैं अपोजिट साइड एंगल्स आर इक्वल। इसके भी जो अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं, एंगल ए बराबर एंगल सी हुआ, उसी तरह एंगल बी बराबर एंगल डी हुआ, या जो आपके बेस में जो कोण जो बनते हैं, कहने का मतलब ओवरऑल बात ये है कि सभी कोण जो इसके बनते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, यानी माप में सभी कोण कितने क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। एंड ईच इज 90 डिग्री, और प्रत्येक जो होते हैं 90 डिग्री का होते हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा, किसकी आमने सामने की भुजा इक्वल और समानांतर होती है, अर्थात बराबर और समानांतर होती है। साथ में प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है,
ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इसमें बताया कि इसके भी 4 वर्टेक्स यानी 4 शीर्ष बिंदु होते हैं। डायगोनल की अगर बात कर लें तो हमारे पास एक एसी डायगोनल बनता है और एक हमारे पास बीडी डायगोनल बनता है। यानी एक हमारे पास क्या हो गया, एसी हुआ, रुकिए मैं मार्कर चेंज करके आप लोगों को दर्शा दूं। एक हमारे पास एसी हो गया ये, और एक हमारे पास ये बीडी हो गया। अगर यह एक दूसरे को ओपी बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, इस स्थिति में भी यहां से एओ बराबर हो जाएगा ओसी। यानी ये भी क्या है, इसके लिए मिड पॉइंट का काम करता है और इस डायगोनल को जो ओ है जिस पॉइंट पे कटता है डायगोनल, वह इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। यानी एओ यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, बराबर ओसी। इसी तरह ओडी बराबर ओबी हो जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। और इसका एक डायगोनल, बाबू ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगल का कोई भी एक डायगोनल इसको 2 समकोण त्रिभुज में और 2 बराबर समकोण त्रिभुज में इसको क्या कर देता है, बांट देता है। जरा देख लीजिए, अगर हम एसी की बात करें, अगर एसी की बात करें तो एसी में अब यही ना हमारे पास त्रिभुज आ रहा है, त्रिभुज एडीसी। तो एडीसी चूंकि एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो किसी भी त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही कहलाया। साथ ही साथ जो इसका जो डायगोनल जो होता है, जो विकर्ण होता है ना, इसको बराबर हिस्सा में बांटता है, नहीं बराबर उसके एरिया में भी बांटता है। यानी इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देना चाहूंगा। हमने आयत के बारे में आज पढ़ा। आयत में क्या होता है जी, इसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। देखिए मैं एक चीज आपको, इसमें आपको लेंथ होते हैं, ब्रेड्थ होते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई होता है। आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसके चारों कोणों का मान कितना होता है, चारों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो उसका मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। साथ ही साथ जो इसके डायगोनल होते हैं ना, इसको 2, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में बांटते हैं और एरिया में भी इक्वल फॉर्म में बांटते हैं। यानी इसको 2 समकोण त्रिभुज में, और दोनों समकोण त्रिभुज का एरिया जो होता है वह बराबर होता है। साथ ही साथ जिस पॉइंट पे इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उस स्थिति में उस पॉइंट को मिड पॉइंट कहते हैं, अर्थात मध्य बिंदु कहते हैं। और वही मध्य बिंदु उस डायगोनल को भी क्या करती है, हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, आधा आधा बराबर हिस्सों में उसको बांट देती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इसके एरिया की बात कर ले, अगर हम इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है, यानी एल इंटू बी हो जाता है। लेकिन अभी मैं नहीं चाह रहा हूँ कि एरिया पेरीमीटर के बारे में चर्चा कीजिए, वो हम इंसुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से जानेंगे, पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे और समझ गए होंगे। और जरूर मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि यदि आपने पिछले वीडियो को मिस कर दिया है और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से एक एक करके सभी वीडियो को, ज्योमेट्री का जो भी वीडियो है या बेसिक मैथ को जिसको आप शुरू से पढ़ना चाहते हैं, वहां से आप देख लीजिए। और हाँ, इसके पहले वाले जो वीडियो का जो टॉपिक था जिसमें क्वाड्रेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, उससे परिभाषा के बारे में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और हाँ, आपकी सुविधा के लिए ना मैं बेसिक मैथ का जो प्लेलिस्ट है ना, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों जैसे मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि मैथमेटिक्स 2.0 के परिवार को बढ़ाने में आप हमारी मदद कीजिए, अतः ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पे न्यू व्यूअर हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसके बाद का जो हमारा विश्लेषण होगा, हम वर्ग के बारे में और रोमबस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।